प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 14 कंट्रोल स्टेटमेंट्स के भाग 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स के प्रकार जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं जैसे कि इफ़, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, ये निर्देशों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए, ये जो कार्य होते हैं वे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, किसी निर्णय से रिलेटेड भी हो सकते हैं और किसी डेटा के संचालन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कंप्यूटर को, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट, दूसरा है नल स्टेटमेंट और तीसरा है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो वन बाय वन हम सभी स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। तो जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, यह निर्देशों का एक समूह होता है जिसको हम किसी ब्लॉक में लिखते हैं। अब देखिए, जो ब्लॉक होता है यह हर स्टेटमेंट के अंत में एक सेमीकोलन दिखाता है, जिसका मतलब होता है यानी कि वह स्टेटमेंट वहाँ पे एंड हो गया है। तो देखिए, जो ये ब्लॉक होता है कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जिस तरीके के कर्ली ब्रैकेट होते हैं। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट है यह ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, इस तरीके का जो ब्रैकेट है इसे हम क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो यह कंपाउंड स्टेटमेंट्स आपके निर्देशों का एक समूह होता है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो कि है नल स्टेटमेंट। तो जब भी हम नल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है केवल सेमीकोलन लिखना ही आपका नल स्टेटमेंट आता है। यानी कि जब भी हम कोई ब्लॉक बनाते हैं और उसमें केवल सेमीकोलन लिखेंगे तो वह आपका नल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक के अंतर्गत आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे होते हो और वहाँ पे अगर स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो आपको केवल सेमीकोलन लगाना है। इस तरीके का स्टेटमेंट आपका नल स्टेटमेंट होता है। तो जिस भी प्रोग्राम में लॉजिक में किसी भी स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरीके के स्टेटमेंट को हम नल स्टेटमेंट कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये आपका एक ब्लॉक बना रखा है जिसमें ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है और देखिए यहाँ पे ये सेमीकोलन डाल रखा है। तो ये सेमीकोलन क्या बता रहा है कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रखा है, ये नल स्टेटमेंट है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे स्टेटमेंट की, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि किसी कंडीशन के सही या गलत होने पर जो भी तरीके के हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखिए, या तो कंडीशन सही होती है या कंडीशन गलत होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, किसी विशेष कंडीशन पे एग्जीक्यूट होने या ना होने की लिए हम इस तरीके के स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये 5 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और पांचवा है स्विच स्टेटमेंट। तो इन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन पहले बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो जब भी हम किसी भी कंडीशन के सही होने पे या किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने पर जो भी तरीके के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस तरीके के केस में हम इससे इफ स्टेटमेंट को उपयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई कंडीशन दी है और वह सत्य हो रही है, तो उस केस में हम जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, इसके एक सिंटेक्स और इसके डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका सिंटेक्स दे रखा है इफ, यहाँ पे कंडीशन, जो भी तरीके की कंडीशन है इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद देखिए, यह जो ब्लॉक है, अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन यानी कि इसका रन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सच नहीं होती है, सत्य नहीं होती है, तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब देखिए, इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ। इसने सबसे पहले ये कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो इस तरीके का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो ये फॉल्स होने के बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और इस तरीके से डायरेक्टली ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और इस तरीके से आपका इफ स्टेटमेंट कार्य कर रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के सही होने पर ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन अगर ये फॉल्स आ जाती है तो केवल स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर रहा है।
तो देखिए अगर कंडीशन सत्य होती है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों एग्जीक्यूट होते हैं, अगर नहीं होती है तो केवल स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट ही होगा। तो ये देखिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे स्टेटमेंट की, जो कि है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो जब भी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं, यानी कि किसी कंडीशन को टेस्ट करने पर सही या गलत जो भी तरीके के निर्णय आ रहे हैं, उस तरीके के निर्णय के अकॉर्डिंग उस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम वहाँ पे लिख रहे हैं, वह सब किसके अंतर्गत आता है, आपके इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी कंडीशन को टेस्ट करने पर सत्य असत्य होने पर जो भी स्टेटमेंट्स का संचालन हो रहा है, वह आपके इफ़ एल्स कंडीशन के अंतर्गत आता है। देखिए इसे एक सिंटेक्स से देखेंगे, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लिख रखी है इफ़ लगा के, तो ये कंडीशन अगर सत्य होती है तो आपका ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सत्य नहीं होती है तो इसके कारण आपका ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जब सत्य हो रही है यानी कि ट्रू हो रही है, तब तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट 3 है वह दोनों ही केस में लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन यानी कि ट्रू होने के बाद भी स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 के बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स वाला जो कंडीशन है वह कार्य करता है। फिर बात कर लेते हैं इसको एक डायगोनल के थ्रू, यानी कि एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये कंडीशन चेक होती है, ये कंडीशन ट्रू आती है तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट 3 पे आ जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद ये स्टेटमेंट 3 पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे दो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं फॉल्स होने पे, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। लेकिन अगर बात करें ट्रू होने पे तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3। तो इस तरीके से आपका ये इफ एल्स वाला स्टेटमेंट कार्य करता है। फिर बात कर लेते हैं इसके एक प्रोग्राम से। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिख रखा है जिसमें ये जो मेन फंक्शन है जहाँ से आपके प्रोग्राम का कंट्रोल का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं एक्स और वाई करके। यहाँ पे से यूज़र से दो नंबर लिए जा रहे हैं, एक्स और वाई में एंटर करवाए जा रहे हैं। तो सपोज़ करिए यूज़र ने एक्स में डाला 10 और वाई में डाला 20। अब ये चेक कर रहा है कि जो एक्स है वह ग्रेटर है क्या वाई से, यानी कि जो 10 है वह 20 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो इसके बाद ये किस में आ जाएगा, ये एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा और एल्स स्टेटमेंट में जाके क्या एग्जीक्यूट कर देगा, द बिगर नंबर इज वाई, और वाई में क्या नंबर था आपका 20। तो आपका क्या आ गया आंसर 20। तो इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन सही होती तो ये आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं आई तो आपका ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे यूज़र ने दो नंबर डाले थे 10 और 15 करके। तो जो भी इसमें से बड़ा नंबर था उसका सेकंड स्टेटमेंट में आता, तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ रहा था द बिगर नंबर इज़ 15। वाई लिखा हुआ आ रहा था तो वाई में 15 डाला था, इसीलिए आपका यहाँ पे वाई शो हो रहा है। इस तरीके से आपका जो इफ एल्स वाला जो प्रोग्राम है वह एग्जीक्यूट होगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की, जो कि है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो जब भी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस तरीके के स्टेटमेंट को हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो देखिए इसे एक सिंटेक्स से समझेंगे। यहाँ पे इफ करके कंडीशन लिख रखी है, ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है फिर से ये क्या करेगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा। इस ब्लॉक में आते ही क्या करेगा, इसको चेक करेगा, फिर से एक कंडीशन मिल रही है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो डायरेक्टली ये इसके बाहर आ जाएगा और इस ब्लॉक के भी ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कार्य करता है। यानी कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट है, यानी कि दो कंडीशंस चेक हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशंस का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे से हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो ये आपका कंडीशन दे रखा है, प्रोग्राम स्टार्ट होते ही ये कंडीशन हमने चेक की। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशन और चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जो कंडीशन 1 है, अगर डायरेक्ट फॉल्स हो जाती है तो ये भी लूप से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कार्य करता है।
चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे चौथे स्टेटमेंट की, जो कि है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो जब भी हम दो या दो से अधिक कंडीशंस का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इफ़ लिख रखा है और यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। इसी के साथ अगर ये सही नहीं होती है तो यहाँ पे ये दूसरे स्टेटमेंट में जाएगा, यानी कि दूसरी कंडीशन में जाएगा जो कि एल्स इफ करके लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन 2 को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन 2 सही हो जाती है तो ये स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर कंडीशन 2 सही नहीं होती है तो यह एल्स पार्ट में जाएगा और स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से आपका यह इफ़ एल्स इफ वाला जो स्टेटमेंट है वह कार्य करता है। यानी कि अगर एक कंडीशन सही नहीं है तो वह दूसरी में जाता है, दूसरी भी सही नहीं है तो वह तीसरी पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी कंडीशंस को एक प्रोग्राम में चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम को हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसे एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होते ही यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी। इस कंडीशन का पार्ट अगर ट्रू है, यानी कि कंडीशन सत्य हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट 1 इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरा पार्ट, दूसरी कंडीशन इसकी टेस्ट होएगी। अगर ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 इसका एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशंस पे कंडीशंस लगा के हम बहुत सारी कंडीशंस एक बार में टेस्ट करवा सकते हैं। चलिए अब इसे एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वॉइड मेन करके आपके प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे सबसे पहला आएगा। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि किसी इंट टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से मार्क्स एंटर करवा रहे हैं। अब देखिए यूज़र ने सपोज करिए 75 एंटर किया है। अब ये जैसे इसने 75 एंटर किया, मार्क्स में आपका क्या आ गया, 75 आ गया। अब ये चेक कर रहा है कि 70 मार्क्स ग्रेटर देन 90, यानी कि मार्क्स में कितना है अभी हमारे पास 75। तो क्या 75 बड़ा है क्या 90 से, बड़ा या इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये एल्स इफ पार्ट में चला जाएगा। तो अब इसके बाद ये यहाँ से चेक करेगा कि एफ एल्स इफ पार्ट में कि मार्क्स जो है वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है क्या। तो कि हमारे मार्क्स में कितना था अभी, 75 था। तो क्या ये बड़ा है क्या 80 से, बड़ा या बराबर है क्या, नहीं। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी एल्स पार्ट में चला जाएगा। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट एल्स इफ पार्ट है वह क्या है, ये पूछ रहे हैं कि जो मार्क्स है वह बड़ा या इक्वल है क्या 70 के। तो हमारा मार्क्स में कितना था, 75 था। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसको क्या प्रिंट कर देगा, ये सी ग्रेड प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन कहाँ ख़त्म हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे। जैसे ही ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये पूरे स्टेटमेंट से यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा। जैसे ही इसको कोई कंडीशन मिल जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन को ये एग्जीक्यूट कर देता है और उस कंट्रोल से बाहर आ जाता है, उस प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अगर कोई भी कंडीशन इसको सही नहीं मिलती है तो लास्ट का ये जो एल्स पार्ट होता है उसी में जाके जो भी डेटा लिखा होता है या जिस भी तरीके के स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है वह कार्य करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पांचवें स्टेटमेंट की, जो कि है स्विच स्टेटमेंट। तो जब भी हम स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके से हम किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इफ एल्स में कंडीशन में तो हम केवल दो तरीके से ही किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, या तो सही तरीके से या उसके गलत होने पे। लेकिन यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके से किसी भी कंडीशन को चेक करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये स्विच करके आपने कीवर्ड लिखा है, इसके अंदर आप कोई भी अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसके बाद जो भी कॉन्सोनेंट केस से भी मैच कर रहा होगा, कॉन्सोनेंट 1 कॉन्सोनेंट 2, उसी के अकॉर्डिंग जिसके स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर जिस कंडीशन में जैसे ही मैच हो जाएगा इसके लास्ट में हम ब्रेक करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट से ही ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये स्विच स्टेटमेंट कार्य करेगा। अगर बाय चांस किसी से भी इसका मैचिंग नहीं होता है तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उस स्टेटमेंट्स को यह एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि जो स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ है इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए अब इसे एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन लिख रखा है, यानी कि जिस भी तरीके से उस कंडीशन को देख रहे हैं। इसके बाद ये जो कंडीशन बनी हुई है अगर ये ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा।
नहीं, फॉल्स होते ही स्टेटमेंट कंडीशन 2 से चेक होएगा और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वह ये एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार तो चेक हो रहा है ट्रू फॉल्स के लिए, और बाकी जब ये नहीं चेक हो रहा होता है या और भी कंडीशंस नहीं होती तो ये डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो देखिए इसे एक एग्जांपल से भी समझेंगे। यहाँ पे ये वॉइड मेन करके जो प्रोग्राम का कंट्रोल है यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें कैर ग्रेड दे रखा है, यानी कि ग्रेड करके एक वेरिएबल बना रखा है जो कि किसी कैरेक्टर टाइप का है। अब देखिए एंटर, यूज़र को एंटर करने के लिए कह रहा है ग्रेड की किस तरीके की ग्रेड है। तो सपोज़ करो यूज़र ने एंटर की है सी ग्रेड, तो यहाँ पे यहाँ यूज़र ने सी एंटर किया तो इसके अंदर क्या आ गया, ग्रेड के अंदर सी करके एक वैल्यू आ गई। अब देखिए ये सबसे मैच करेगा, तो जब यहाँ पे स्विच ग्रेड लिख रहा है तो इसके अंदर क्या वैल्यू है, सी है। अब देखिए सी को ये ए से मैच कर रहा है, तो क्या ये मैच करेगा, नहीं करेगा। तो इसके बाद ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। फिर दूसरे में ये चेक करेगा कि वो सी जो है वह बी से मैच कर रहा है क्या, तो वह भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो वह क्या करेगा, नेक्स्ट केस में चला जाएगा। फिर ये सी से सी को मैच करेगा, तो ये इसके अंतर्गत मैच हो गया है, और सी आउट में ये क्या लिख देगा, बेसिक सैलरी इज 10,000, और इस ब्रेक के बाद आ जाएगा, यानी कि इस ब्रेक को देखते ही ये है पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, जिससे कि आपका स्विच स्टेटमेंट यहीं ओवर हो जाएगा। तो आपको जो आउटपुट है वह क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी इज 10,000, यानी कि ग्रेड के अकॉर्डिंग जो सैलरी हमने डिसाइड की थी वह यहाँ पे एज एन प्रिंट आउट इसे दे देगा। तो इस तरीके से आपका स्विच स्टेटमेंट कार्य करता है। आज के इस वीडियो में हमने स्टेटमेंट्स जैसे कि कंपाउंड स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंतर्गत हमने इफ़, एल्स इफ, नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानकारी ली। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।